रिकॉर्डिंग ऑन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया है। आज की क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली लाइन बताना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। होगा। मेल गैमेट, कितने तक गैमेट बनेंगे? दो तरह के। कौन कौन से? मेल गैमेट, पहला है मेल गैमेट बनेंगे, और दूसरा एंड फीमेल गैमेट। दो तरह के गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? करेंगे। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे तो क्या बनेगा? दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा। वेरी गुड। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यस होगा। इसके बाद ये जाइगोट और आगे डेवलप करेगा तो क्या बनेगा जाइगोट से? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो से और आगे डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज पैदा हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज बनेगा। ऐसा होता है या नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो क्या क्या हुआ जो जैसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं था? गैमेट का फॉर्मेशन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियो और ऑर्गेनिज का डेवलपमेंट, इतनी सारी घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह बच्चे पैदा हो इस तरह की घटना को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करेंगे और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज डेवलप होगा। इस तरह ऑर्गेनिज पैदा होता है तो इस तरह रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा? इतना सारा काम होना है तो कौन सी प्रोसेस फास्ट होगी, कौन स्लो होगी? स्लो होगा। जबकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता था, बच्चे पैदा करने का तरीका इसमें बहुत स्लो होगा। ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली स्लो होता है। अगली बात, ये सिंपल मेथड है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, जबकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टेस्ट और सिंपल प्रोसेस था। इतना समझ में आया? कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? सेक्सुअल और असेक्सुअल में कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है? अगली बात बताना, इसमें जो बच्चा पैदा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। आंसर नहीं होंगे। अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होंगे। क्या अपने पापा को, आपको और आपके पापा को देखा जाए एग्जैक्टली सेम है क्या? या आप या आपकी मम्मी एग्जैक्टली सेम है? हम आपके घर में जाएंगे तो आपकी मम्मी और आप में कंफ्यूजन हो जाएगा क्या? कौन आपकी मम्मी और कौन आप है? कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि मैं पहचान लूंगा ये आपकी मम्मी है और ये आप है, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कंफ्यूज हो जाऊंगा घर जाऊंगा तो? कर सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स, हाँ, अब अपने पेरेंट्स से 100% सेम नहीं है, सिमिलर है, उनके जैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, 100% सेम नहीं है, क्लोन नहीं है अपने पेरेंट्स के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं या नहीं बनते? नहीं बनते। तो क्लोन फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? कैसे होंगे पेरेंट्स? अब म्यूट करो बच्चों, म्यूट करो, आवाज आ रही है मेरी। सिमिलर होगा। कैसे होंगे? पेरेंट्स से सिमिलर होंगे। हमारे न्यू ऑर्गेनिज अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगा बट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आ गई क्या? अब जल्दी से अगला लाइन समझना ध्यान से। अगर मेल और हाँ बोलो सर, सोमैटोजेनेसिस मतलब बताओ ना एक बार। क्या चीज? क्या बच्चे क्या पूछ रहे हो? सोमैटोजेनेसिस। ये तो फंगस बट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। सोमैटोजेनेसिस यहां कहां से आ गया? ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ाया था आपको सोमैटोजेनेसिस। फंगस जब पढ़ा रहे थे, फंगस कई तरह के थे, फंजाई आपको पढ़ाए थे।
कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वहां पर आपको जब बताए थे बेसिडियोमाइसिटीज बताए थे सोमैटोगेमी होती है वहां पर। खैर वो बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ क्वेश्चन नहीं बच्चा, तुम अलग से कभी पूछ लेना हमसे, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, व्हाट्सएप में बता देंगे अलग से, इस टॉपिक से भटकाओ मत। चलो आगे चलते हैं, तो इसमें बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगली बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट सेम बॉडी में लग सकते हैं या अलग अलग बॉडी में भी लग सकते हैं, याद रखना। एक ही ऑर्गेनिज के शरीर में मेल और फीमेल गैमेट दोनों हो सकता है। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एक ही बॉडी में लगे, दोनों लगे रहे, उसी ऑर्गेनिज के शरीर में मेल गैमेट लगा हुआ है और उसी ऑर्गेनिज शरीर में फीमेल गैमेट लगा हुआ है, दोनों गैमेट का फॉर्मेशन सेम ऑर्गेनिज में होगा, इस तरह के ऑर्गेनिज को यूनिसेक्सुअल कहेंगे या बाइसेक्सुअल कहेंगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज कहते हैं। रिपीट करते हैं, दो ऑर्गेनिज कितने तरह के हो गए? दो तरह के, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, वो सिर्फ एक ही तरह का सेक्स होंगे बॉडी में होगा, या तो वो लड़के होंगे या लड़की होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर मेल है तो फीमेल नहीं होंगे, फीमेल होंगे तो मेल नहीं होंगे, कोई एक ही तरह का सेक्स होगा जिनके शरीर में, उन्हें क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज। ऐसे होगी बाई मतलब था टू, जिनके शरीर में दो तरह के सेक्स ऑर्गन हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो, दोनों एक साथ हो, उस तरह के ऑर्गेनिज को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कैसे ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है। जो लड़का होगा पूरी तरह से, जो लड़की होगी वो पूरी तरह से लड़की होगी। दोनों सेक्स ऑर्गन आपके शरीर में एक साथ नहीं होंगे, दोनों तक गैमेट आपकी बॉडी में नहीं बन रहे होंगे, मेल और फीमेल गैमेट। इसीलिए जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक तरह के गैमेट बनते हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ह्यूमन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन क्या, मोस्ट ऑफ द एनिमल यूनिसेक्सुअल है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स कैसे होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है, वही लड़का वही लड़की? तो यूनिसेक्सुअल है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सांप, जो भी आप देखे होंगे मैक्सिमम एनिमल्स को, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ एनिमल एक्सेप्शन है जो बाइसेक्सुअल है। बताइए कोई ऐसे एनिमल का नाम जो बाइसेक्सुअल हो, एनिमल हो? अर्थवॉर्म, वेरी गुड। अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म, ये केचुआ इसे कहते हैं, हिंदी में गांडुल कहते हैं जिसको आप लोग। तो ये अर्थवॉर्म जो है ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, यही लड़का है और यही लड़की, दोनों गैमेट इसके शरीर में एक साथ बनते हैं। लीच, आपके शरीर में जो लीच होती है, लीच कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल है। टैपवॉर्म, टैपवॉर्म जो पढ़ा होगा आपने जूलॉजी में, टैपवॉर्म जो आपके पेट का कीड़ा, वो भी आपका बाइसेक्सुअल है। याद रखिएगा बाइसेक्सुअल कुछ एनिमल ही बाइसेक्सुअल है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? सारे एनिमल, मोस्ट ऑफ एनिमल्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। एक्सेप्शन है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हो गया, कुछ एनिमल्स हो गए जो आपके बाइसेक्सुअल है, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम बॉडी में हो जाता है, इसलिए उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब प्लांट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? लिया इसको इधर पे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट देखा जाए, मोस्ट ऑफ प्लांट जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। प्लांट्स में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं क्या? ये मेल मैंगो का पेड़ है, ये फीमेल मैंगो का ट्री है, ऐसा देखा आपने कि एक ही पेड़ में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं? एक ही ऑर्गेनिज्म के शरीर में दोनों फ्लावर लगे होते हैं, स्टिग्मा भी लगा होता है और आपका सॉरी कहते हैं उसमें एंड्रोशियम भी लगा होता है और गाइनोशियम भी लगा होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म के शरीर में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसीलिए प्लांट्स ज्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ प्लांट को छोड़कर। एक्सेप्शन बताओ, कोई प्लांट का नाम बताओ जो यूनिसेक्सुअल है, लड़का लड़की अलग अलग होते हैं, ऐसे किसी प्लांट का नाम बताइए। पपाया, नाम सुना है किसी ने? पपाया कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? इसमें लड़का पेड़ और लड़की पेड़ अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये पपाया, याद रखिएगा। तो लड़का पेड़ और लड़की पेड़ अलग अलग होते हैं। डेट पाम, खजूर का पेड़ नाम सुना है? डेट पाम खजूर कहते हैं,
डेट पाम, ये लड़का और लड़की इसमें अलग अलग पेड़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसे हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म प्लांट लड़का लड़की अलग अलग है। तो बहुत सारे प्लांट हैं जो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट मैक्सिमम प्लांट बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ सर। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं किनको? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। चलेगा? बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए तो। अब आप बताइए मोनोशियस और डाइशियस अगर वर्ड यूज करें, किसके लिए मोनोशियस वर्ड सही रहेगा, किसके लिए डाइशियस वर्ड सही रहेगा? ह्यूमन के लिए क्या वर्ड सही रहेगा, मोनोशियस या डाइशियस? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? मोनोशियस। कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों, याद रखना ह्यूमन कितने तरह के होते हैं? एक तरह का ह्यूमन होता है, दो तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, लड़का और लड़की, दो तरह के ह्यूमन होते हैं, लड़का और लड़की, मेल और फीमेल, इसलिए डाइशियस कहा गया है। डाइशियस, लड़का और लड़की दो तरह के ह्यूमन होते हैं, डाइशियस। तो डाइशियस या फिर इसी को बोले हम यूनिसेक्सुअल, सेम होता है। यूनिसेक्सुअल या डाइशियस सेम चीज है, याद रखना। तो ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल है। तो डाइशियस होंगे कि मोनोशियस होंगे, इसका मतलब डाइशियस। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इस तरह याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। डाइशियस मतलब दो तरह के ह्यूमन होते हैं, डाइशियस मतलब दो तरह के होते हैं, लड़का और लड़की। चलो बड़ी अच्छी बात है, आप इतना सब समझ गए हैं। आगे पढ़ते हैं। आपकी अगली लाइन कहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है या अलग अलग होता है? क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान से देना। क्वेश्चन पूछा गया, प्लांट्स को देखा जाए, पहला क्वेश्चन है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये तीन को ले लिया गया साथ में। आपकी एनसीईआरटी बुक ने तीन ऑर्गेनिज को एक साथ लिया। कौन कौन से ऑर्गेनिज को लिया? फंगस, प्लांट और इसकी बात करें एनिमल, तीन के एनिमल्स की ले लिया एक साथ बात। फंजाई को ले लिया, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना? हाँ होता है। प्लांट्स में? हाँ प्लांट्स में भी होता है। एनिमल्स में? हाँ एनिमल्स में भी होता है। पहला क्वेश्चन पूछा एनिमल्स, फंजाई और प्लांट, क्या देखने में इनका मॉर्फोलॉजी सेम होता है या डिफरेंट होते हैं देखने में? फंगस को देखोगे, प्लांट को देखोगे, एनिमल को देखो, तीनों एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं? हम प्लांट जैसे दिख रहे हैं, आम के पेड़ जैसे दिख रहे हैं आपको, नीम के पेड़ जैसे दिख रहे हैं? अलग अलग या नहीं दिख रहे हैं ना? हम आपको आम के पेड़ जैसे नहीं दिख रहे होंगे, आम का पेड़ बहुत लंबा लंबा होता है, तो हम पेड़ के जैसे नहीं है, मेरा हरा हरा बॉडी नहीं है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम सेम है कि डिफरेंट है? ये तीनों एनिमल्स डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, पहला आंसर मिल गया हमको। दूसरा क्वेश्चन, एनाटॉमिकली डिफरेंट है या सेम है? सभी के अंदर का टिश्यू वगैरह देखा जाए, एनाटॉमी देखा जाए, इसमें लीवर होगा क्या फंगस के शरीर में? लीवर, किडनी, हार्ट, मसल्स? प्लांट्स में होंगे क्या? सभी के टिश्यू सेम है क्या? मेरे शरीर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे क्या? वेस्कुलर टिश्यू होंगे क्या? वेस्कुलर बंडल? एनाटॉमी सेम है या नहीं है सबकी? एनाटॉमी वाइज सेम है या डिफरेंट है? हम डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफरेंट। एनाटॉमिकली भी डिफरेंट है हम सभी, एनाटॉमी वाइज भी हम सभी डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कैसा है? हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका सेम है या अलग अलग है? मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट। बिल्कुल गलत जवाब। इनके शरीर में भी स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, इसके शरीर में मेल फीमेल गैमेट बनेंगे, इसमें भी बनेंगे और इसमें भी बनेंगे। मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? हाँ फ्यूजन होगा। जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। इम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके बाद नया एनिमल डेवलप होगा कि नहीं, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा कि नहीं होगा? सेम टू सेम होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सेम है, याद रखिएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, लास्ट पैराग्राफ यहाँ का देखा जाए इस पेज का, तो यही कह रहा है
क्या कह रहा है? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plant, animals and fungi so that they different greatly in external morphology, internal structure and physiology. Physiology वाइज भी हम लोग अलग है and physiology, इन तीनों मामले में अलग अलग है हम. But mode of sexual reproduction share similar pattern. हमारा सिमिलर पैटर्न शो करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न हमारा सबका सेम है. सभी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा. तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न जो है सेम है कि डिफरेंट है? सेम है. फिजियोलॉजी वाइज, मॉर्फोलॉजी तो अलग है, एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी सेम है कि डिफरेंट है हमारी? डिफरेंट है सर. Different. फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है, चलेगा. तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब डिफरेंट है, बट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न जो है वो सेम है. चलेगा? इतनी सी बात समझ गए सभी बच्चे? यस सर. बहुत अच्छी बात है. अगर ये पैराग्राफ समझ में आ गया तो अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं. अगला पैराग्राफ कहता है हमारे जीवन काल में लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. सभी ऑर्गेनिज के जीवन काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. हिंदी में बोले तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था. इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्डहुड. या देखो साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. पहले फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज सबसे पहला फेज कौन सा हमारे जीवन में आता है? जुवेनाइल फेज, बाल्यावस्था. कब से कब तक? एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ह्यूमन का एक बच्चा है 2 साल का, उससे बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे? कैपेसिटी है कि नहीं शरीर में? No sir. एक लड़की है 2-3 साल की, वो मां बन सकती है क्या? नो सर. No. नहीं बन सकती है. तो जब तक पेरेंट्स बनने की कैपेसिटी नहीं आई उनके बॉडी में, जब तक वो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं आई लड़कों के शरीर में या लड़कियों के शरीर में, तब तक की स्टेज को क्या कहेंगे? उनके जीवन की स्टेज को जुवेनाइल फेज के नाम से जानेंगे. कौन सा फेज? जुवेनाइल फेज. Juvenile याद phase. रहेगा. ह्यूमन की कैसे बात करें? ह्यूमन मेल की बात करें. अगर ह्यूमन के मेल की बात करें तो ह्यूमन के मेल में कितने साल में रिप्रोडक्टिव आपका रिप्रोडक्शन कब तक, कितने साल तक का बच्चा जुवेनाइल फेज में कहलाएगा? इंसान का लड़का है 0 ईयर से लेकर के वो जब तक कि 12-13 साल का नहीं हो जाता, 13 ईयर का नहीं हो जाता, तब तक 13 साल से पहले तक का छोटा बच्चा है. कोई 13 साल से छोटा लड़का है तो कौन सी स्टेज में अपने जीवन काल की, अपने लाइफ की कौन सी स्टेज में जी रहा है वो? जुवेनाइल फेज. तो बिलो Juvenile. 13 ईयर का कोई भी बच्चा आपके सामने होगा, समझ जाना लड़का है अगर 13 साल छोटा तो वो जुवेनाइल फेज में है. फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल की बात करें, एक लड़की है ह्यूमन फीमेल. तो ह्यूमन फीमेल अगर वो लड़की लगभग आपके 11 साल से छोटी है, लेस देन 11 ईयर है, 0 ईयर से लेकर के 11 साल तक की लड़की मां नहीं बन सकती. इसलिए 11 साल से छोटी लड़की और 13 साल से छोटा लड़का कौन से स्टेज में है? ये ह्यूमन है तो Juvenile phase. Juvenile. जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी? गैमेट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं हो. नहीं होगा. नहीं होगा. गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. रिप्रोडक्शन करने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इस एज में नहीं होती है. इसीलिए इस फेज को जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं. हिंदी में बाल्यावस्था कहते हैं. ठीक है. दूसरा स्टेज कौन सा आएगा जीवन का? दूसरा स्टेज आएगा रिप्रोडक्टिव फेज. कौन सा फेज? रिप्रोडक्टिव फेज. ये कब से कब तक कहलाएगा? जब से बच्चा पैदा करने की क्षमता आ गई है बॉडी में, और जब तक नहीं जाती है, जब तक आप बच्चे पैदा कर सकते हो, उस स्टेज तक की स्टेज को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं. जब से अब तक बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी है, उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं. और लास्ट फेज आता है जब आपकी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लास्ट खत्म हो जाती है, उस फेज को कहते हैं ओल्ड एज. ओल्ड एज, बुढ़ापा. तो जीवन को कितने भाग में बांटा गया है? किसी भी ऑर्गेनिज की लाइफ साइकिल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में. कौन कौन से स्टेज आएंगे? कौन कौन से स्टेज है? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड ओल्ड एज. Juvenile phase. हाँ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और ओल्ड एज.
सबसे पहले हाँ, जब तक आपके बताइए सभी की ड्यूरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कर सकता है? इस फेज में, इस फेज में, इस फेज में, ऑल एज में, रिप्रोडक्टिव फेज। ऑल एज रिप्रोडक्टिव फेज phase. में, जब तक पेरेंट्स बनने की कैपेसिटी होती है उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। चलेगा, अब एक एक करके सारे फेज को पढ़ेंगे हम। सबसे पहला फेज है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को प्लांट के केस में क्या कह सकते हैं? प्लांट के लिए जुवेनाइल वर्ड एनिमल के लिए अच्छा है, प्लांट के लिए इसे वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हो। तो जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम है वेजिटेटिव फेज। कौन सा फेज कह सकते हो इसका दूसरा नाम? जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम बताइए। Vegetative phase. वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव कब यूज करना, जुवेनाइल कब यूज करना? बोले एक 5 साल का बच्चा है, वेजिटेटिव फेज में है, जुवेनाइल फेज में, कहां सही, क्या सही वर्ड होगा? Juvenile. Juvenile जुवेनाइल phase. चलेगा, दोनों वर्ड सही है, दोनों एक दूसरी जगह यूज कर सकते हो चाहो तो, लेकिन एनिमल के लिए जुवेनाइल बेहतर वर्ड है और प्लांट के लिए वेजिटेटिव अच्छा वर्ड है। जैसे कोई बोले, Vegetative. हाँ, जैसे मेरे केस में बोले कि मैं खाना खाता हूं, नहीं रुक जाओ एक मिनट, मैं आपके घर आता हूं, सही है, या मैं आपके घर आती हूं, क्या सही होगा? कौन सेंटेंस सही है? आता हूँ. मैं आता हूं कि आती हूं, क्या बोलना सही रहेगा मेरे लिए? आता हूँ. आता हूं, है ना, क्योंकि मैं मेल हूं, मेल के लिए आता वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, आती हूं वर्ड गलत है। समझ में आ रहा? लेकिन वर्ड का मीनिंग लगभग सेम है ना, आता और आती एक ही चीज है कि अलग अलग है? एक लड़की बोलेगी तो क्या बोलेगी? मैं आपके घर आती हूं। मीनिंग तो सेम है ना दोनों का, कमिंग, इंग्लिश में कमिंग ही है। वैसे ही जुवेनाइल और वेजिटेटिव वर्ड का मीनिंग सेम है कि नहीं है? सेम। सेम। लेकिन कौन सा वर्ड कब यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर हम प्लांट के केस में यूज कर रहे हैं तो वेजिटेटिव वर्ड यूज करना अच्छा रहेगा, और एनिमल्स के केस में कर रहे हैं तो जुवेनाइल वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा। बट एक दूसरे की जगह में यूज करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। प्लांट्स को बोले जुवेनाइल फेज में है तो गलत नहीं बोल दिए हैं, सही है, बट मोर बेटर वर्ड था वेजिटेटिव फेज। ठीक है, तो आपकी बुक ने लिखा है वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज की बात कही है। ऑल ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, all organisms can sexually reproduce after the certain stage of growth and maturity. रिपीट कर रहे हैं, हर ऑर्गेनिज्म के पास बच्चे पैदा करने की क्षमता कुछ समय के बाद आती है, कुछ समय के बाद। जब तक नहीं आई है उस तक के स्टेज को क्या कहते हैं? Juvenile. डिफिनेशन लिख देते, डिफिनेशन लिख देते हैं आपको चाहिए तो। ऑल, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म कैन sexually reproduce after certain stage of growth and development। जब हम थोड़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट कर लेंगे तब तो हम बच्चे पैदा कर पाएंगे। डेवलप, DEVE, डेवलपमेंट। क्लियर? इतनी सेंटेंस कोई गलत तो नहीं है इसमें? ऑल ऑर्गेनिज्म कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस आफ्टर द certain stage of certain duration of, क्या बोलेंगे, certain, चलो स्टेज ही रहने देते हैं, certain stage of growth and development, that phase is known as, इस फेज को क्या कहेंगे जब ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ कर रहे हैं? that phase is known as juvenile phase। जुवेनाइल फेज कहेंगे इस ड्यूरेशन को, जब तक आपके पास बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, सोमैटिक पार्ट ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सोमैटिक ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव पार्ट ग्रो हो रहे हैं, तब तक के ग्रोथ को जुवेनाइल ग्रोथ कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग होता है, कुत्ता के लिए अलग होता है, बिल्ली के लिए अलग होता है, सभी एनिमल्स के लिए अलग अलग होता है जुवेनाइल फेज।
ह्यूमन का बता दिए, ह्यूमन में लड़कों का कितना होता है, लगभग 13 साल के आसपास, 13-14 साल में लड़के जुवेनाइल फेज से बाहर निकलते हैं। और लड़कियों के लिए बोला जाए तो लड़कियों के लिए आपका 11 लगभग 11 साल। 11 years. कोई दिक्कत? नो सर। बहुत अच्छी बात है। तो जुवेनाइल फेज क्लियर हो गया। जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? रिप्रोडक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? नो सर। कर सकता है। नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होगी, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगली फेज कौन सी आएगी इसके बाद? नेक्स्ट फेज का नाम बताइए। रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। तो नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? जब से एनिमल्स, जब से ऑर्गेनिज्म जब तक बच्चे पैदा कर सकता है, उस फेज को, सेकंड फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पहचानेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज आ गया तो बोलेंगे जहां पर आपका जुवेनाइल फेज जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। जुवेनाइल फेज का खत्म होना और रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्ट होना एक साथ होता है, ये दोनों प्रोसेस। एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ रही बात? कैसे मार्क करेंगे इसको? पहचानना है किसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ह्यूमन है, एनिमल्स है, एनिमल्स में जैसे ही पहली बार मेल है, कोई मेल एनिमल है, तो मेल एनिमल में, मेल है अगर वो, तो मेल एनिमल में कैसे पहचानेंगे कि इसकी जुवेनाइल फेज खत्म हो गई है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है? तो मेल एनिमल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होने लगे जिस दिन, स्पर्म फॉर्मेशन जिस दिन से स्पर्म बाहर निकलने लगे, स्पर्म बनने लगे उसकी बॉडी में, निकलने लगे बाहर, बॉडी से बाहर सीमेन का सिक्रीट होने लगे, समझ जाना कि वो उसका जुवेनाइल फेज खत्म हो गया कि नहीं हो गया। और वो कौन सी फेज में आ गया? रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। तो जुवेनाइल फेज से जब रिप्रोडक्टिव फेज में एनिमल जाते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। क्लास 8, 9, 10th में आप डिटेल में पढ़कर आए हो, जैसे दाढ़ी मूंछ का आने लगना, आवाज का भारी होना, एडम एप्पल्स का बाहर निकलना, ऐसे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स थे, आपने पढ़ा होगा बचपन में 8, 9, 10th में, जुवेनाइल फेज के खत्म होना और रिप्रोडक्टिव फेज के आने के सिम्टम, क्या क्या सिम्टम थे बॉडी में। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, उनसे पहचान सकते हैं। फीमेल में कैसे पहचानेंगे? सबसे खास तरीका बताइए। फीमेल में आपको एक लड़की है, उसमें एक लड़की के शरीर में हमको पहचानना, ह्यूमन है, एक लड़की है, उसके शरीर को पहचानना है कि उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आई है कि नहीं आई। कैसे पहचानेंगे? सबसे सही तरीका बताओ, कंफर्मेटिव तरीका। वो मत बोलना हाइट बढ़ जाएगी। हाँ बोलो। मेंसेस। उसका सही आंसर है मेनार्क। मेनार्क सही आंसर। एक वर्ड में बोलो तो मेनार्क, मतलब उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, लड़कियों के शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती, शॉर्टकट में एमसी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, पीरियड जो आप बोलते हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की पहचान है। जिस लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हुई, पहली बार जब उसके बॉडी में से ब्लड निकला, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी से ब्लड निकलता है लड़की के शरीर से, तो जैसे ही पहली बार लड़की के शरीर से ब्लड निकला, मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार जिस दिन हुई, समझ जाना कि उसकी जुवेनाइल फेज खत्म और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई उस दिन से। तो लड़कियों के शरीर में पहचानने का तरीका क्या है? सबसे कंफर्मेटिव तरीका मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी उस दिन को, उस घटना को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की घटना को मेनार्क के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्क। मेनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जूलॉजी वाले सारे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको मेनार्क के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट होती है उस घटना को मेनार्क कहते हैं। और मेनार्क जिस दिन हो गया, समझ जाना रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई। जुवेनाइल फेज खत्म और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट। तो कैसे पहचानेंगे? मेनार्क से लड़कियों के शरीर में। लड़कियों को छोड़ो, हम प्लांट की पूछें आपसे। एक प्लांट में बताओ मुझे, मेरे घर में बाहर में आम का पेड़ लगा हुआ है, मैंने छोटा सा पेड़ लगाया आम का, बताइए किस दिन जानेंगे कि उसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी? कैसे पहचानेंगे कब तक वो जुवेनाइल फेज में था और कब रिप्रोडक्टिव फेज में आया? फ्लावर आया उस दिन फ्लावरिंग आएगी सर। वेरी गुड। फ्लावर फॉर्मेशन। हाँ, प्लांट्स में सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावर, और जिस दिन उसमें फ्लावरिंग हो गई, पहली बार फ्लावर निकला, फ्लावरिंग हुई, जिस दिन पहली बार फ्लावरिंग हुई, समझ जाना उसका जुवेनाइल फेज खत्म और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट। किसी भी प्लांट में तो फ्लावर जिस दिन आ गया, समझ जाना उसका पहली बार जिस दिन पेड़ में फ्लावर खिला उसी दिन उसका जुवेनाइल फेज खत्म और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। तो हर प्लांट का अलग अलग होता है। एक छोटा सा आम का पेड़ लगाएंगे, क्या अगले साल फ्लावर खिलेगा क्या?
8-10 सालों तक फ्लावर नहीं आएगा उसमें, सिर्फ प्लांट ग्रो करेगा। मतलब वो 8-10 साल तक कौन से स्टेज में है? जुवेनाइल। जुवेनाइल। जुवेनाइल, लेकिन प्लांट के लिए सही वर्ड क्या था? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। हाँ, तो वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेटिव पार्ट से उसे ग्रो कर रहे हैं, सेक्सुअल पार्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा। इतना समझ में आ गया क्या? तो जुवेनाइल फेज का खत्म होना और रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्ट होना, और इसको पहचान सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, प्लांट्स में फ्लावर से, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और मेल के शरीर में आपके फॉर्मेशन ऑफ सीमेन से, स्पर्म से। आगे चलते हैं अगली बात, क्या हम सभी ऑर्गेनिज सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर सीजन में? सारे दुनिया के जो भी ऑर्गेनिज में वो सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर सीजन में करते हैं? इस बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज होते हैं। रिप्रोडक्शन कब करते हैं, उनका मौसम के हिसाब से दो तरह के ऑर्गेनिज होते हैं। एक एनिमल्स होते हैं, एक कुछ ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जो सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऑल सीजन में आपके क्या कर सकते हैं, ऑल सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर। किसे कहेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर? जो सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हो, किसी भी मौसम में, किसी भी सीजन में बच्चे पैदा कर सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर के नाम से जानेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर है वो। और ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज, ऐसे प्लांट्स जो किसी पर्टिकुलर मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर मौसम में ही बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कोई पर्टिकुलर सीजन में ही करते हैं, इसलिए उसको सीजनल ब्रीडर कहेंगे। सीजनल ब्रीडर के नाम से जानेंगे। एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए इन्हें हम सीजनल ब्रीडर के नाम से जानेंगे। याद रहेगा। तो दो तरह के ब्रीडर होते हैं दुनिया में, दो तरह के ऑर्गेनिज होते हैं, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। ह्यूमन किस में आएगा? आप किसी पर्टिकुलर मौसम में ही बच्चे पैदा करते हैं ह्यूमन, या सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हैं किसी भी मौसम में? कंटिन्यूअस ब्रीडर। हम कंटिन्यूअस ब्रीडर। वेरी गुड। बताइए, मैंगो का प्लांट कंटिन्यूअस ब्रीडर है या सीजनल ब्रीडर है? सीजनल। वेरी गुड। जो भी सब्जियां या जो भी फल आपको पर्टिकुलर मौसम में ही मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं, समझ जाना वो सीजनल ब्रीडर है। और ऐसे फल, ऐसी सब्जियां जो सालों भर पेड़ में उगते हो, पूरे साल लगते हो, जिनमें फल लगते हो, जिनमें फूल लगते हो पेड़ों में, जिन पेड़ों में, वो समझ जाना वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। जिस पेड़ में सालों भर फूल और फल होते हो वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। और जो फल और सब्जियां, फ्रूट्स जो भी हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर मौसम में मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सीजनल। वेरी गुड। तो बताइए आपका जामुन किस में आएगी? सीताफल, Seasonal breeder. अमरूद, जो भी आपको फल सब्जियां जो पर्टिकुलर मौसम में मिलते हैं वो सब सीजनल ब्रीडर है। एप्पल किस में आएगा? सोच के आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना। कंटिन्यूअस। गलत जवाब। एप्पल मार्केट में सालों भर मिलता है, लेकिन पेड़ों में साल भर नहीं लगता। पेड़ में साल भर नहीं लगता, एक पर्टिकुलर सीजन में ही लगता है। प्लांट में बिकता मार्केट में साल भर है, कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखते हैं उसको संभाल के। समझ गए? अच्छा, चलो इतना समझ। हाँ, तो इससे मतलब नहीं साल भर बाजार में बिकने से मतलब नहीं, हमको मार्केट में बिकने से मतलब नहीं है। मजा आपके पेड़ में लगने से मतलब है। प्लांट में क्या किसी पर्टिकुलर मौसम में लगते हैं? एप्पल हाँ विंटर में आता है, हाँ विंटर में आता है। तो आपके जो भी फ्रूट्स, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल, जो भी फ्रूट्स हैं आपके जो पर्टिकुलर मौसम में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैसे हैं? ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट कैसे हैं? सीजनल ब्रीडर है, याद रखना। प्लांट भी और एनिमल्स भी। कुत्ता को देखा है? कुत्तों को देखा आपने कभी? डॉग, DOG, डॉग मीन्स कुत्ता। क्या साल भर आपस में मैटिंग करते हैं? सालों भर उनके बच्चे पैदा होते हैं, या किसी पर्टिकुलर मौसम में ही देखा है उनको ब्रीडिंग करते हुए? सीजनल। अगर आप सीजनल ब्रीडर है, वो सालों भर मैटिंग नहीं करते। मेल फीमेल साथ में घूमते जरूर दिखेंगे आपको, आपस में मैटिंग नहीं करेंगे वो सालों भर। यही टाइम है जो अभी मौसम चल रहा है ना, इसी मौसम में वो मैटिंग करते हुए दिखेंगे आपको। अब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे मेल और फीमेल डॉग मैटिंग करते हुए। तो डॉग जो हो गए वो पर्टिकुलर किसी सीजन में ही मैटिंग करते हैं। और ठंडियों के समय में देखना उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घूमते हुए दिखते हैं आपको सड़क में।
हमेशा ठंडियों के मौसम में ही उनके छोटे बच्चे दिखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में करते हैं या सालों भर करते हैं? सीजन में करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द सीजनल ब्रीडर है। ज्यादातर प्लांट, ज्यादातर एनिमल सीजनल ब्रीडर में ही आते हैं। याद रहेगा, उनका एक मौसम आता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो ब्रीडिंग करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन मुझे, बर्ड्स कैसे हैं, सीजनल ब्रीडर है या कंटिन्यूअस ब्रीडर है? पक्षी बताओ। कबूतर देखा है? कबूतर अंडे कब देता है, सालों भर या किसी पर्टिकुलर मौसम में? पक्षी कब अंडे देते हैं? सीजनल ब्रीडर है। सीजनल ब्रीडर है। सारे पंछी जो हैं, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी सीजनल ब्रीडर है। किसी पर्टिकुलर मौसम पे, पर्टिकुलर सीजन पे ही वो अपने एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। एग ले करना मतलब अंडे देना। एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग ले करते हैं, सालों भर नहीं करते, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा जाए, मुर्गी देखा है? मुर्गी का अंडा सालों भर बाजार में बिकता है कि नहीं बिकता? मुर्गी हर मौसम में अंडे देती है कि नहीं देती? कि किसी पर्टिकुलर मौसम में ही अंडा उसका बाजार बिकता है? बताओ। सालों भर अंडे देती है मुर्गी। हाँ, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर में आएगी या सीजनल ब्रीडर में आएगी मुर्गी? कंटिन्यूअस। गलत जवाब, गलत जवाब बच्चों, याद रखना। मुर्गी भी एक पक्षी है, पंछी है, बर्ड्स है, और बर्ड सीजनल ब्रीडर है। अभी मैंने बताया आपको, तो मुर्गी भी बर्ड्स है और इसलिए मुर्गी भी सीजनल ब्रीडर है। सिर्फ पर्टिकुलर मौसम में ही मुर्गी अंडे देती है, याद रखिएगा, सालों भर अंडे नहीं देती। लेकिन आपको पोल्ट्री, मेरी बात सुनना, कंप्लीट करने दो। वाइल्ड कंडीशन में, जंगल में अगर मुर्गी होगी, आप अपने घर में मुर्गी पालोगे, तो मुर्गी आपकी साल भर अंडे नहीं देगी। आपके घर में अगर रहने वाली मुर्गी है, पालते हो, तो आपकी मुर्गी साल भर अंडे नहीं देगी। या जंगलों में रहने वाली मुर्गी साल भर अंडे नहीं देती, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही देती है। लेकिन पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी पाली जाती हैं, वहां पर आर्टिफिशियल वही कंडीशन अवेलेबल करा दी जाती है जिस कंडीशन में मुर्गी अंडे देती है। इसलिए सालों भर वहां पर वही मौसम कर दिया जाता है और मुर्गी कंफ्यूज हो जाती है। उसको लगता है वही मौसम आ गया जब मुझे बच्चे पैदा करना था, वही मौसम आ गया है, कंफ्यूज करके, और उससे बच्चे पैदा करवा लिए जाते हैं, अंडे पैदा करवा लिए जाते हैं। इसीलिए मुर्गी पोल्ट्री फार्म में जो कैप्टिविटी में मुर्गी रहती, कैप्टिविटी मतलब कैद में, पिंजरे में, कैप्टिविटी में जो मुर्गी रहती है आपके पोल्ट्री फार्म में, वो थ्रू आउट द ईयर एंड देती है। लेकिन नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में मुर्गी सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही देती है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही अंडे देती है। ठीक है, वहां पर ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशन अवेलेबल करा दी जाती है उसको, जहां पे रखती है उसको मुर्गी को पोल्ट्री फार्म में, वहां पर आर्टिफिशियली ऐसी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कर दिया जाता है उस कमरे का, जिसकी वजह से वो सालों भर अंडे देती है। चलेगा, इतनी बात समझ में आई? कैप्टिविटी में या पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां थ्रू आउट द ईयर अंडे देती हैं, बट इसका मतलब क्या हुआ, वो सीजनल ब्रीडर है या कंटिन्यूअस ब्रीडर है? सीजनल। किसमें रखोगे? सीजनल ब्रीडर है, याद रखना। पक्षी, सारे पक्षी सीजनल ब्रीडर है, मुर्गी भी सीजनल ब्रीडर ही है। वो तो जबरदस्ती तुमने धोखाधड़ी कर लिया उसके साथ, उसको धोखाधड़ी करके उसको बता दिया कि यही मौसम है। तुम गर्मी में देती अंडे ना, गर्मी ही आ गया, तो सोचती हाँ आ गया गर्मी, तो लग रहा है, लगता सही टाइम आ गया, तो कंफ्यूज होकर दे देती है अंडे, बेचारी को बेवकूफ बन जाती है। समझ में आ गई बात? अगली बात बोला जाए, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में सीजनल, उसका सीजन आता है रिप्रोडक्शन करने का, तो रिप्रोडक्टिव सीजन में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं वन बाय वन। रिप्रोडक्टिव फेज में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जब फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो उस पर्टिकुलर एनिमल हो या प्लांट हो, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे, बहुत तरह के चेंजेस होने लगेंगे। चलेगा? यस सर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आपके एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। आपको पढ़कर सुनाते हैं, लाइन सेंटेंस सुना एनसीईआरटी की। आपके क्या कहा गया है, साइक्लिक चेंजेस होंगे, बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होंगे। कहां पर चेंजेस होंगे? ह्यूमन की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स की शरीर की ओवरी में और एसेसरी डक्ट में और डिफरेंट टाइप के एज वेल एज हार्मोनल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, आंसर है आते हैं।
रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरी में, फीमेल की ओवरी में, एसेसरी डक्ट्स में और हार्मोनल लेवल पर बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस आते हैं और इन साइक्लिक चेंज को साइकिल के नाम से जानेंगे। साइक्लिक चेंज है इसलिए साइकिल में रखेंगे। अब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैमल्स की पहचान बताओ। मैमल किसे कहते हैं? मैमल की सबसे खास पहचान, पहचान पाए वो मैमल है मेमोरी ग्लैंड। वेरी गुड, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब मिल्क ग्लैंड। जिसके शरीर में मिल्क ग्लैंड होगी वो मैमल्स है, जिसके शरीर में नहीं होगी वो मैमल नहीं है। गाय मैमल है कि नहीं है? सर। मैमल है। हाँ, Yes, जो sir. भी एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, जो भी एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, वो सारे एनिमल्स मैमल्स हैं। ह्यूमन, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जो भी देखे हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए आज तक देखे हो जिन एनिमल्स को, वो सभी के सभी मैमल्स हैं। बताइए भूषण, आप मैमल हैं या नहीं है? है सर। भूषण बोलिए, है सर। है या नहीं है? है। तो आपके शरीर में मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है? है सर। है। वेरी गुड, सही आंसर है। याद रखिएगा, हम सभी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जितने भी मैमल्स हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, सबके शरीर में मेमोरी ग्लैंड है। लड़कियों के शरीर की मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड है और लड़कों के शरीर की मेमोरी ग्लैंड अनडेवलप्ड है, बट प्रेजेंट सभी के शरीर में है। चाहे आपके मेल हो या फीमेल, सबके शरीर में मेमोरी ग्लैंड होती है, बट डेवलप्ड किसमें होती है? फीमेल की डेवलप्ड होगी, मेल की अनडेवलप्ड होगी, बट होगी। ऐसा मत कहना कि आपके शरीर में मेमोरी ग्लैंड नहीं है। अगर आपने ऐसा कहा किसी लड़के ने कि उसके मेमोरी ग्लैंड नहीं है, तो वो मैमल ही नहीं कहलाएगा। मैमल नहीं कहलाएगा तो कुछ और कहलाएगा। तो लड़का हो या लड़की, सबके शरीर में मेमोरी ग्लैंड होती है, याद रखना। चलो, तो जितने भी दुनिया में मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनके शरीर में साइक्लिक चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? उनकी फीमेल के शरीर में, फीमेल की ओवरी में, एसेसरी डक्ट में और हार्मोनल लेवल के चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे। हाँ, कौन से फेज में? जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में होगा तब होंगे। और इन साइक्लिक चेंज को क्या कहते हैं? तो ध्यान समझना, मैमल्स के शरीर में कहां कहां पर चेंज होगा? मैमल्स की फीमेल जो होंगी, फीमेल मैमल में है, मैमल्स, कौन सी मैमल? फीमेल मैमल में। फीमेल मैमल में कहां कहां चेंजेज होते हैं? ओवरी में, उनकी ओवरी में, उनके और कहां पर? एसेसरी डक्ट जितनी होती हैं, आपको जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे एसेसरी डक्ट के बारे में, ये आपको डिटेल में आएगा। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं उनमें और किसमें? और उनके हार्मोन्स के लेवल में, कई तरह के हार्मोन्स लेवल पर चेंजेज आएंगे, साइक्लिक चेंजेज आएंगे। इन साइकिल को क्या क्या कहेंगे? तो रिपीट कर रहे हैं। मैमल समझ में आ रहा सभी को? मैमल समझ गए? अब मैमल्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? किसी को पता है मैमल्स दो तरह के होते हैं? कौन कौन से मैमल दो तरह के होते? वेरी गुड, मैमल दो तरह के होते हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। प्राइमेट या प्राइमेटा और नॉन प्राइमेट दो तरह के होते हैं। तो आपके मैमल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। जितने भी प्राइमेट्स होंगे उनके शरीर में इस साइकिल को कौन साइकिल कहेंगे? तो प्राइमेट्स के शरीर में जो साइक्लिक चेंजेस होंगे ओवरी में, एसेसरी डक्ट में और हार्मोन्स में, उस चेंजेस को कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी साइकिल कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके शरीर में दिखेगी? मैमल होना चाहिए। मैमल में कौन सा मैमल? प्राइमेट। प्राइमेट होगा। अगर प्राइमेट मैमल होगा तो शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट मैमल के नाम बताइए कोई कोई। ह्यूमन है पहला, ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। दूसरा नाम बताइए, मंकी, मंकी भी प्राइमेट है। तीसरा एप्स, जितने तरह के एप्स होते हैं, एप्स मतलब गौरिल्ला आ गया, इसमें चिंपैंजी आ गया, ये सब गौरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी और ह्यूमन, ये सब प्राइमेटा में आते हैं, प्राइमेट्स हैं। इसलिए इनके शरीर में कौन सी साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मंकी में देखने मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे ह्यूमन में होती है, ब्लड में बॉडी, लड़कियों की बॉडी से ब्लड निकलता है, वैसे ही मंकी में, आपके एप्स में, इन सभी में देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल? होगा या नहीं होगा? जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों। होगा।
नॉन प्राइमेट, इनके अलावा जितने भी मैमल्स हैं इन तीनों को छोड़ दिया जाए, गॉरिला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखे वो सारे एनिमल्स कौन है? नॉन प्राइमेट है। जैसे गाय, गाय क्या है? मैमल है कि नहीं है? है। मैमल हाँ, सर। है। प्राइमेट है कि नॉन प्राइमेट है? उसमें नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट है। तो जितने भी आपके एनिमल दिखे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काऊ, डॉग, बफेलो, चिंपै, आपके जो भी दिख रहे हैं आपको, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जो भी आप जान रहे हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल किसमें आ जाके फिट हो जाएंगे? टाइगर क्या है? टाइगर अपने बच्चों को दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती? टाइगर, हिरण, कुछ चूहा, चूहा अपने बच्चों को दूध पिलाता है कि नहीं पिलाता? रैट पिलाता है, याद रखना। रैट, टाइगर, डियर, हिरण हो गई, ये सभी के सभी क्या है? लायन, ये सब क्या है? मैमल है कि नहीं है? अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? पिलाते हैं, इसलिए मैमल है। प्राइमेट है कि नॉन प्राइमेट है? नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट है। नॉन प्राइमेट के अंदर इनमें, इनके शरीर में जो साइकिल चलेगी, साइक्लिक चेंज होंगे इनकी ओवरी में, इनके एसेसरी डक्ट में, इनके हार्मोन्स में, उस साइक्लिक चेंज को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे या ओइस्ट्रस साइकिल कहेंगे? ओइस्ट्रस साइकिल। याद रखना, आपके गाय के शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है या ओइस्ट्रस साइकिल? ऑयस्टर साइकिल। याद रखना। अब ओइस्ट्रस साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, सब आपको जूलॉजी वाले सर डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जो आगे आपका चैप्टर आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें सब कुछ पढ़ाएंगे। सब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में है, ओइस्ट्रस साइकिल डिटेल में है, सब कुछ सर जूलॉजी वाले सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बट याद रखना, बाकी जितने भी नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जो भी है, लेपर्ड, इन सभी के शरीर में ओइस्ट्रस साइकिल चलती है, इतना याद रखना। अब ओइस्ट्रस साइकिल क्या है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में जूलॉजी वाले सर बताएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ये सर आपको बताएंगे। चलेगा? किसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, किसमें ओइस्ट्रस साइकिल चलती है, समझ में आ गया? हाँ सर। इतनी इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। सारे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है अनयूजुअल होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव फेज अनयूजुअल होती, नॉर्मल नहीं होती, थोड़ा अलग ढंग की होती है। अनयूजुअल रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें होती है उनका नाम पढ़ते हैं अनयूजुअल, नॉर्मल से हटकर होती हो। ऐसे कुछ एनिमल्स का नाम, कुछ प्लांट का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहला नाम लिखा हुआ है आपकी बुक में किसका? बैम्बू के प्लांट का। बैम्बू का प्लांट के बारे में सुने हो? बांस का पेड़ सुने हो, देखे हो कभी बैम्बू, बांस? हाँ सर। देखिए हो अपनी आंखों से बैम्बू का प्लांट? बहुत अच्छी बात है। बैम्बू अगर बांस का प्लांट देखे हो, बहुत अच्छी बात है, सभी ने देखा होगा होपफुली। जिन्होंने नहीं देखा, बैम्बू गार्डन घूम आना, यहाँ पर बैम्बू गार्डन भी आपके अमरावती में। तो बैम्बू का जो प्लांट होता है, बांस का पेड़ जो होता है, बैम्बू के प्लांट्स में फ्लावर कब लगते हैं? लगभग 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर खिलते हैं इस पेड़ में, याद रखिएगा। हर साल फ्लावर नहीं खिलते, नॉर्मल नहीं है ये 2-4-10 साल में फ्लावर खिलेंगे। कितने सालों के बाद इसमें फ्लावर खिलते हैं? बैम्बू के पेड़ में कितने साल? 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर। हाँ, एक बार फ्लावर। जीवन भर में एक पेड़ में कितने बार फ्लावर खिलेंगे? वंस इन लाइफ टाइम। वंस, जो भी स्पेलिंग है, वंस इन लाइफ टाइम। पूरे जीवन टाइम, जीवन काल में, लाइफ टाइम में कितने बार फ्लावरिंग होगी? एक ही बार। बैम्बू की एक ही बार होगी, पूरे जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग होगी, वही 50 से 100 सालों के बीच में एक बार। तीसरी चीज पूछा जाए, बैम्बू के प्लांट जो देखा जाए, तो बैम्बू के प्लांट्स में एक ही बार जीवन भर में फ्लावरिंग होगी, 50 से 100 साल के बाद फ्लावर आएगा। तीसरी बात बताइए, बैम्बू के प्लांट को देखा जाए तो बैम्बू के प्लांट में एक बार फूल लगा, उसके बाद फल लगेगा, बहुत सारे फूल लगेंगे, बहुत सारे फल लगेगा, उसके पास पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? आफ्टर इट प्लांट विल डाई। इसके बाद पेड़ मर जाएगा, याद रखना। जैसे ही उसमें फ्लावर खिला एक बार, तो फूल खिला, उसके बाद फल लगेगा, फल लगने के बाद पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा। चलेगा? इतनी बात समझ गए? बैम्बू के प्लांट में यूजुअल फ्लावर नॉर्मल प्लांट जैसा हुआ या कुछ अलग हुआ?
यूजुअल हुआ अलग कि हुआ। अनयूजुअल हुआ, ये सब कुछ अलग हुआ। अनयूजुअल फ्लावरिंग हुई कि नहीं हुई? अनयूजुअल फ्लावरिंग का सबसे पहला एग्जांपल अनयूजुअल फ्लावरिंग का है बैम्बू का प्लांट। 50 से 100 साल के बाद एक बार फ्लावर खिलेगा। फ्लावर जीवन में सिर्फ एक बार खुलता है और खिलने के बाद, फूल के बाद फल लगेगा, फल के बाद पेड़ मर जाएगा। दूसरा, सेकेंड आपको याद रखिएगा, सेकेंड प्लांट का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, STROBILANTHUS, स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, KUNTHIANA, स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, इस प्लांट का नाम लिखा हुआ है। स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना को नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। इस पेड़ का हिंदी में नाम क्या है? नीला कुरंजी। चलेगा? स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना या फिर स्ट्रोबलेंथस का दूसरा नाम है नीला कुरंजी। ये पेड़ नीला कुरंजी का जो प्लांट होता है स्ट्रोबलेंथस जिसको कहते हैं, इस पेड़ में भी अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। कितने साल में एक बार फ्लावर खिलता है इसमें? आफ्टर 12 ईयर, हर 12 साल में, 12 ईयर्स के बाद हर 12 साल में एक बार फ्लावर खिलता है। कितने साल में फ्लावर खिलता है? 12 साल में खिलता है। जैसे इस साल फ्लावर खिला तो अब कितने साल बाद खिलेगा? 12 सालों के बाद। 12 फिर उसके बाद अगले 12 सालों के बाद, इसमें 12 साल में एक बार फ्लावर खिलता है। इस प्लांट में सिर्फ स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना के प्लांट्स में 12 साल में एक बार फ्लावर खिलता है। फ्लावर वंस इन 12 ईयर, हर 12 साल में एक बार फ्लावर खिलता है। किस रंग का फ्लावर होता होगा? नाम बताइए। देखो क्वेश्चन नाम में ही आंसर लिखा हुआ है। किस रंग का फ्लावर होता होगा? ब्लू। ब्लू कलर का। नीला कुरंजी नाम ही है ना, नीला, नीले रंग का फ्लावर खिलता होगा, ब्लू कलर का फ्लावर खिलता होगा। इसका फ्लावर ब्लू कलर का होता है। कहां पर खिलता है ये फ्लावर? ये फ्लावर खिलता है केरला में। केरल गए हो कभी? केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, मतलब साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु की हिली एरिया में खिलता है, पहाड़ी एरिया में खिलता है वहां पर। हमारे यहाँ तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के हिली एरिया में नीला कुरंजी नाम का फ्लावर खिलता है। स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना कहते हैं। कितने साल में एक बार फ्लावर होता है? हर 12 साल में एक बार फ्लावर होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि लास्ट फ्लावरिंग कब हुई थी इस पेड़ में? तो लिखा था सितंबर अक्टूबर 2006 में। आपकी एनसीईआरटी बुक लिखी है सितंबर अक्टूबर 2006। सही है गलत लिखा है? एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, सही है गलत है? जल्दी बोलो। लास्ट फ्लावरिंग आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लास्ट फ्लावरिंग हुई थी सितंबर अक्टूबर 2006 में। सही है गलत है? नो सर, अगर गलत है तो सही क्या होगा फिर? 2018। सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा। आंसर है 2006 में खिली थी, तो उसके 12 साल के बाद फिर कब लिखना चाहिए था? सितंबर अक्टूबर 2018 में खिली होगी। जो आपकी बुक ने अपडेट नहीं किया है, उसको अपडेट करना चाहिए था, उसने किया नहीं है। तो आप याद रखिएगा लास्ट फ्लावरिंग कब हुई होगी? सितंबर अक्टूबर के महीने में 2018 में। अब कब खिलेगा अगली बार फ्लावर? नेक्स्ट टाइम कब देखने मिलेगा? उसके 12 सालों के बाद। 30। हाँ, 30 और में। जब ये फ्लावर खिलता है तो पूरा पहाड़ कैसे, किस रंग का दिखेगा? पूरा पहाड़ किस रंग का दिखेगा? पूरा हिली एरिया ब्लू कलर का दिखेगा। पूरे एरिया ही ब्लू ब्लू दिखता है, पूरा पहाड़ ब्लू ब्लू दिखता है इसके कारण। और इसी कारण ब्लू ब्लू दिखने की वजह से पूरे पहाड़ के ये बहुत सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। अट्रैक्टिव होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं इस फ्लावर को देखने के लिए साउथ इंडिया में। याद रखिएगा, तो आप लोग भी 2030 में देख कर आइएगा नीला कुरंजी स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना। किसी ने देखा है कभी अपनी लाइफ में? देखा है? देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लेना आना। खत्म हो गया आपका रिप्रोडक्टिव फेज, खत्म हो गया। इसके साथ साथ अब तीसरा फेज कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। लास्ट ओल्ड एज। ओल्ड एज। ओल्ड एज किसे कहेंगे? बुढ़ापा, हिंदी में कहते हैं बुढ़ापा। तो ओल्ड एज नंबर 3 आया, ओल्ड एज, बुढ़ापा हिंदी में बोले तो।
प्लांट के लिए इसको ओल्ड एज ना बोलकर प्लांट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सेनेसेंस। सेनेसेंस Senescence. स्पेलिंग हम बोल देते हैं SENESCE, SENESCENCE, सेनेसेंस। सेनेसेंस बोलो या ओल्ड एज बोलो, प्लांट के लिए सेनेसेंस वर्ड यूज करना, एनिमल के लिए ओल्ड एज यूज करना। हिंदी में कहें तो बुढ़ापा। कब जानोगे बुढ़ापा आ गया किसी में? जब उसकी लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाए, रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, समझ जाना कौन सा एज आ गया? ओल्ड एज। हाँ, ह्यूमन की फीमेल को देखा जाए, ह्यूमन की फीमेल बच्चे कितने साल तक पैदा कर सकती है? क्या कोई 50 साल, 100, लगभग 70 साल की एक लेडीज है, बच्चे पैदा कर पाएगी क्या? मां बन सकती है क्या? प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? नो सर 60-70 साल की एक लेडी है तो नो सर। नहीं हो सकती है। तो उसमें ह्यूमन की फीमेल में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर के आसपास, अप्रोक्स लिखा एग्जैक्ट नहीं है ये, 50 ईयर्स तक की लेडीज बच्चे पैदा कर सकती हैं। 50 ईयर के आसपास उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लॉस हो जाती है। कैसे मालूम चलेगा कि मां बन सकती है कि नहीं बन सकती है? पहचान बताओ। किसी का 45 साल हो सकता है, किसी का साइकिल हाँ, रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, उसकी बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, और जिस दिन से स्टॉप हो गई समझ जाना उसके बाद लड़की मां नहीं बन सकती। मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना इस बात का प्रूफ है कि अब मां बनने की कैपेसिटी आपकी लॉस हो गई। इस घटना को क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज हो गया, पॉज बटन दब गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पॉज बटन दब गया, रुक गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, समझ आना कि ओल्ड एज में चली गई लेडी, अब वो मां नहीं बन सकती। लड़कों के लिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। एक 90 साल का बूढ़ा इंसान भी बच्चे पैदा कर सकता है, याद रखना। तो मेल के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? मेल का कोई लिमिट फिक्स नहीं है ऐसा, लेकिन फीमेल के लिए फिक्स है। लगभग 50 साल के आसपास लड़कियों की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाती है। चलेगा? Yes, sir. लड़कों का कोई लिमिट नहीं है। लड़के तो 90 साल में भी पेरेंट्स बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, पॉसिबल है। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ओल्ड एज आपको समझ में आ गया। ओल्ड एज क्या है? आपका लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होना गया, स्टॉप हो गया, तो इसी को बोलेंगे आपके कौन सा फेज आ गया? ओल्ड एज आ गया। ये लास्ट फेज है लाइफ स्पैन का, अंतिम समय है। इसके बाद अब कौन सा फेज आएगा? कोई फेज नहीं आएगा। इसके बाद अब डेथ आएगी, सीधे मौत आएगी, और कोई नहीं आएगी, फेज नहीं आएगा। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। अल्टीमेटली इसके बाद क्या आएगा? डेथ आएगी, मौत आएगी, मर जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। चलेगा? कोई दिक्कत? आज की क्लास की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और खत्म हो जाएगा इसके साथ आज की क्लास। In both plant and animals, hormones are responsible for the transition between three phase. एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन होना, जाना है, शिफ्ट करना है। कौन है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो उसको जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में लाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज से ओल्ड एज में ले जाएगा। कौन सी चीज है वो जो ट्रांजिशन का काम करेगी? हार्मोन्स। आंसर है हार्मोन्स, याद रखना। आपकी ये लाइन कहती है प्लांट में भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, और एनिमल्स में भी। इन प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज। इन तीनों फेज में ट्रांजिशन का काम यही करते हैं। और इसके साथ साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलेगा? इसके पहले तक आप लोग पढ़कर रखिएगा, रिवीजन करके रखिएगा। कोई लाइन में प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाली घटनाएं। फिर आज के लिए थैंक यू। हाँ बोलो बच्चों, Sir, बोलो बोलो। paper. संडे का पेपर डिस्कस करना है क्या?